देखो बेटा, तो हमारा जो कोर्स है सीए फाउंडेशन, ठीक है, सीए फाउंडेशन जो कोर्स, अरे कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मैं उसका माइक तो नहीं लगा रखा हूँ, आवाज वहां जा रही है या यहाँ आ रही है? अच्छा यहीं आ रही है ना, तुम्हें यहीं आ रही है ना, फिर ठीक है। मेरे को लगा ना कि क्या हो रहा है, हो सकता है माइक सेम ही हो गया। चलो, तो सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर हैं, 1 2 3 4। पहला होता है अकाउंट्स, दूसरा होता है लॉ, तीसरा होता है मैथ्स स्टैट्स लॉजिकल रीजनिंग, चौथा होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो मैं पढ़ाता हूं। अच्छे से सुनिएगा बेटा, ये जो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, सारे सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स के हैं, आपको बताया होगा, ठीक है। ऊपर वाले जो दोनों हैं ये क्या होते हैं? सब्जेक्टिव पेपर्स हैं आपके, क्वेश्चन एंड आंसर्स रहते हैं। और जो 3 और 4 है, मैथ स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, ये दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर नहीं आता कि लिखो, है ना, वो होता है ना, वो एक्सप्लेन करो, ये सब कुछ नहीं आता है। चलो, सो एमसीक्यूज आने वाले हैं, जस्ट ABCD टिक करना है आपको उसमें, दैट्स इट। चलिए, सो हमारा जो सब्जेक्ट है पेपर नंबर 4, ठीक है, इसके अंदर कुछ 10 चैप्टर्स आते हैं बेटा, 10 चैप्टर्स हैं, दिखा देता हूं आप सब लोगों को। अच्छा एक और बात, छब्बी, अभी वैसे तो हमारा तो मटेरियल आपको मिल ही जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक है। सो उससे पहले भी अगर आप कभी देखना चाहो कि ICI का जो मटेरियल है, अभी आपके पास आ गया क्या? कईयों के पास बुक्स आ गई? नहीं अभी आगे आपके पास तो है ही पहले से। हाँ, तो अभी आपने ICI के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको पता है सबको। CA इंस्टीट्यूट जो होता है, जो कंडक्ट करता है इस एग्जाम को, ठीक है, उसको बोलते हैं ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वही तो एग्जाम कंडक्ट करेगा, हम तो पढ़ाएंगे उसके लिए, वो एग्जाम कंडक्ट करता है, समझ गए सब लोग। सो ICI के पास जब आप रजिस्टर करोगे तो फिर आपको जो बुक्स आएंगी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वही देता है, वो उसको बोलते हैं हम मटेरियल, स्टडी मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अब जब तक वो नहीं भी आता है, वो तब भी अवेलेबल है, आप चाहो तो गूगल पे फ्री में आप उसको देख सकते हो। सिर्फ क्या लिखना है आपको, कल एक वो बच्ची का फोन आया था इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, बोलो सर कैसे देखते हैं, तो उसका है क्या डालना है, पहले ऊपर गूगल पे ICAI BOS लिख दो, ठीक है। ये आने के बाद जो ये फर्स्ट लिंक आएगा, इसमें क्लिक करना है स्टडी मटेरियल पे, दिख रहा है स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, फिर से दिखा रहा हूँ, ICAI BOS लिखना, गूगल पे क्लिक करना, फिर ये आ जाएगा फर्स्ट वाला टैब, इसमें ये स्टडी मटेरियल, ये न्यू स्कीम पे क्लिक करना, ये कर दिया क्लिक। ये करने के बाद ये जाएगा फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। अभी अपन किस पे, फाउंडेशन में, तो इस पे क्लिक करना, इस पे करोगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम पे करना। फिर 2 हैं, एप्लीकेबल फॉर मई 25 एंड फॉर मई 26 ऑनवर्ड्स, तो अपना कौन सा है, सितंबर, तो मई के ऑनवर्ड्स ही है ना भाई, मई 26 ऑनवर्ड्स, सेकंड वाला क्लिक कर दिया, ये लो, ये आपके चारों सब्जेक्ट्स का मटेरियल है, ICAI ने जो दिया है, समझ गए सब लोग, ठीक है। हम भी अपना देंगे, वो भी किस पर बेस्ड होगा, ऑब्वियसली इसी पर होगा, समझ रहे हो, कौन एग्जाम लेगा वही लेगा, सब कुछ वही तो बता रहा है, तो उसी के हिसाब से ही चलते हैं सब लोग, ठीक है। सो हमारा जो मटेरियल है हम भी देंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मेरा सब्जेक्ट क्या है, ये वाला 4th। अब सुनिएगा, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें 10 चैप्टर्स है टोटली, ठीक है, 10 चैप्टर्स है जो हमको करने हैं। और इकोनॉमिक्स में अगर हम बोलें तो इकोनॉमिक्स में अगर 2 ब्रांचेस होती है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्क नॉर्मली क्या होता है, माइक्रो में हम सोचते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में, कि एक यूनिट के बारे में, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक कंपनी, एक प्रोडक्ट, ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। और ऐसे ही देश के बारे में भी बातें करते हैं कि उसी सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में देश में क्या होगा, देश कैसे रिएक्ट करेगा, कंट्री, होल कंट्री के बारे में। तो 2 इकोनॉमिक्स को हम 2 एस्पेक्ट से पढ़ते हैं, एक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल कंट्री, समझ गए मेरी बात। तो ऐसे करके इकोनॉमिक्स अभी से इतना सा समझो 2 होती है,
मतलब तो दो है। तो जो लोग पढ़ते आ रहे 11-12 से, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर्स है और मैक्रो में भी लगभग 5 चैप्टर्स है, ऐसा आप मान लो। चलिए, सो 1 2 3 4 5 ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जो 45 to 50 मार्क्स में आ जाता है। फिर इसके जो नीचे वाले हैं 6 7 8 9 6 7 8 9 ये असली में मैक्रो में आते हैं 4 चैप्टर्स। और ये जो 10 है इंडियन इकोनॉमी, अगर पूरी इकोनॉमी की ही बात चल रही है, अगर इस हिसाब से अगर हम देखें, यहां हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं बस, बाकी जो 9 चैप्टर्स हैं वहां हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे कि इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 10th चैप्टर इज ऑल अबाउट इंडिया। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में कौन सी होती है इकोनॉमिक्स, कैसे क्या करते हैं हम लोग, इंडिया, इट्स ऑल अबाउट इंडिया। तो 10 चैप्टर है, 10 नंबर का आता है वो भी भाई साहब। तो 42-45 का फर्स्ट 5 चैप्टर्स, ये वाला 6 7 8 9 ये आता है अराउंड आपका ये 10 10 10 30 और ये होता है 15, 45 का लगभग ये, तो 45 90 हो गए लगभग। और लास्ट वाला चैप्टर आता है बेटा 10 मार्क्स में, ठीक है, तो 100 हो गए अपने पूरे। तो ऐसे करके ये सब्जेक्ट बना हुआ है। तो अपन ज़्यादा वो ना करते हुए पुश फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है नाम, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेटा लिखना मत अभी कुछ भी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अभी मत लिखना, क्योंकि पहले मैं आपको कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, तो वो बस वो अगल बगल वाले से फोटो खींच के ले जाना, आप घर पे लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। कल वाला जितना था ज्यादा नहीं था, ठीक है। चलो, तो जब मैं नया स्टार्ट करूंगा आज, वहां से लिख लेना चाहे, ठीक है। तो अभी मस्त लिखना, थोड़ी देर 10 मिनट, ठीक है। चलो, तो एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि अपने बीच में कुछ नए बच्चे भी बैठे हैं जो कल नहीं थे, ठीक है भाई। सो ध्यान देना सब लोग। देखो बेटा, तो कल मैंने इनको स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, ठीक है। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने कल इनको बताई थी वो क्या थी कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, सर इसको इकोनॉमिक्स तो कब से बोलने लगे हैं, 19th सेंचुरी के बाद से। उससे पहले क्या बोलते थे सर, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो याद रखना सबसे पहले कि ये इकोनॉमिक्स तो हम 19th सेंचुरी के बाद बोलने लगे हैं, उससे पहले क्या कहते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। याद रखो बेटा, अभी जब आपका 12th का एग्जाम हुआ होगा, सबसे ज्यादा दिक्कत इकोनॉमिक्स में कह लो या कोई भी सारे सब्जेक्ट्स में ज्यादातर कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा आई, सब्जेक्टिव में या एमसीक्यू में? एमसीक्यू में, समझ लो, एमसीक्यू में नंबर कटे होंगे, है ना, हुए होंगे कुछ तो। क्यों होते गलत पता है आपको? क्योंकि आपने आज तक जो पढ़ने का तरीका देखा है या जो आपको सिखाया गया है, जो तरीका वो लोग जानते भी हैं स्कूल वाले टीचर्स, वो कौन सा तरीका जानते हैं, सब्जेक्टिव। लेकिन हमारा पूरा सब्जेक्ट क्या है, हमारे 20 नंबर के नहीं आते ना, वहां पे कितने नंबर का आता था, 20 नंबर के एमसीक्यू आते थे आपके, है ना शायद। भाई 12th में माइक्रो में भी 10 नंबर का आएगा, मैक्रो में भी 10 नंबर का, ऐसा आता है। 20 का प्रैक्टिकल हो गया, 10 के 20, और क्या होते थे, एमसीक्यूज। और ज्यादातर गलती उसी में ही हुई होगी, होती है बच्चों की। कारण क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पढ़ाने का उन टीचर्स का, ज्यादातर वो हमेशा कैसा रहता है, सब्जेक्टिव। लेकिन हमारा सब्जेक्ट कैसा है, फुल्ली ऑब्जेक्टिव। 100 के 100 क्या है, एमसीक्यू। अब आपको ये बताऊं तो ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरा इसलिए होता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि देखो जो सीबीएसई क्वेश्चन एंड आंसर में क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक लिख दिया तो कुछ तो नंबर दे ही देते हैं, समझ रहे हो। कि ऐसा भी होता है कि कई बार क्वेश्चन ही उतार के आ जाओ, आधा नंबर तो फिर भी दे ही देती है। फॉर्मूला लिख दिया है, कुछ भी कर दिया तो भी नंबर मिल जाता है एमसीक्यू में। लेकिन क्या होता है, इधर यस और इधर नो, या तो सही होगा या, और ऊपर से गलत अगर हो गया तो पाप भी लगता है। यहाँ तो आईसीआई में तो क्या लगता है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस आपने फालतू अटेम्प्ट कर लिए, जय माता दी ए, जय माता दी बी, जबकि आते ही नहीं थे वो, अब वो अगर गलत हो गए, उनका मार्क्स, उनका 1/4 मार्क्स किधर से डिडक्ट मारेंगे, सही वाले में से, तो नंबर कटते हैं। ठीक है, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को। तो चलो, इसलिए बहुत सोच समझ के, हमारा पैटर्न पढ़ाई का अलग होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको क्यों बोला ये पहला क्वेश्चन, ये भी तो क्वेश्चन ही है।
आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन एंड आंसर वाला तो बनेगा नहीं कोई कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समझाओ एडीएस इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है ये और वो, ऐसा तो नहीं आने वाला है ना। यहां पे हमको समझना है कि कोई पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन उठ सकता है, 1 नंबर वाला, समझ गया मेरी बात, ऐसा। याद रखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कल बताया था मैंने, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज कॉल्ड डैश, 4 ऑप्शन देगा, किस पे टिक मारोगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड चीज कल क्या बढ़ाई थी मैंने, सर ये जो इकोनॉमिक्स है ये कहां से बनाई, ये वर्ड किसने सोच लिया ऐसा वर्ड, तो बेटा ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है। एक शब्द था ओइकोनोमिया, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ओइको किसको बोलते हैं, लोगों को। ओइको किसको बोलते हैं, ओइको, ओइको मतलब लोग, हाउस होल्ड, समझ गए। और नोमिया मतलब क्या होता है सर, मैनेज करना, ये जो दूसरा पार्ट है इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो कैसे आम लोग, आम मतलब मैंगो पीपल, आप और मैं क्या है, मैंगो पीपल, आम लोग, नॉर्मल, समझ रहे हो। तो हम लोग कैसे अपने घर में कम से कम रिसोर्सेज में अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, कैसे अपना घर चलाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वांट्स हमेशा ज्यादा होती हैं और रिसोर्सेज कंपैरेटिवली हमेशा कम होते हैं। अब चाहे तुम कितने भी अमीर हो, तुम्हारी भी जो वांट्स है बेटा वो ज्यादा होंगी और रिसोर्सेज अभी भी कंपैरेटिवली थोड़े कम होंगे, तभी तो अभी भी अपन काम कर रहे हैं, सही है कि नहीं है। ऐसा ही होता है सर, इलॉन मस्क अभी भी काम कर रहा है, क्यों, उसकी भी वांट्स अभी भी ज्यादा है और कंपैरेटिवली रिसोर्सेज क्या है, कम। सबके ऐसे ही होता है, सब जगह यही है सिस्टम। तो समझिएगा कैसे एक आम आदमी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, यही तो होता है इकोनॉमिक्स। तुम्हारी घर में मम्मी पापा करते हैं बजटिंग, करते हैं ना, सोचते हैं ना भाई, अच्छा चलो पेपर पे नहीं करते होंगे, सोचते तो है ही कि पैसा इस मंथ आएगा, उसका क्या करना है, स्कूल की फीस जाएगी, यूनिफॉर्म होगा, मान लो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, बोला वो ट्रिप पे भी जाना है, उस फलाने की शादी है उसको गिफ्ट भी देना है, सब सोच रहे हैं ना। सोचते क्यों है, क्यों सोच रहे हैं सर, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। सर नल में से निकल ही नहीं रहे ना, पानी की तरह निकल रहे हैं क्या रिसोर्सेज, बोला सर खूब आ रहे हैं, ऐसा नहीं है सर, इसलिए सोचना पड़ता है, समझ रहे हो मेरी बात, सोच विचार करना पड़ता है, क्यों, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो कैसे हम ये मैनेज करते हैं, इसी को तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपके और मेरे घर से चालू होती है और हर घर में ये सोचना पड़ता है। और ऐसे ही देश में भी यही सेम चीज है, देश की भी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ज्यादा, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम। क्या कोई भी देश सब कुछ बना सकता है, नहीं, कोई भी नहीं बनाता, कोई भी नहीं बनाता। ऐसा कोई देश ही नहीं है जो हर टाइप की गुड्स बना ले, क्योंकि सब जगह रिसोर्सेज की क्या होती है, स्कैर्सिटी, समझ गए मेरी बात। तो ये बात आप समझो, कल मैंने बताई थी। इकोनॉमिक्स इसलिए कहां से आया है, आम लोग कैसे मैनेज करते हैं, ओइकोनोमिया। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश, ग्रीक वर्ड, 4 ऑप्शन देके किस पे टिक करोगे, ओइकोनोमिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओइकोनोमिया का क्या मतलब होता है, 4 ऑप्शन देगा, किस पे टिक करोगे, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, आईसीआई को मैनेजमेंट नहीं पता है, समझ रहे हो, तो ये है, वो तो हाउस होल्ड ही बोलता है, लेकिन उसको पता नहीं कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट है पूरा। चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। अब सुनिएगा सब लोग, ये कल बताया था मैंने 2 क्वेश्चंस। तीसरा बताया था, एक इकोनॉमिक्स के जो सबसे पहले पिताजी कहे जाते हैं, जिसको क्या नाम है उनका, एडम स्मिथ। क्यों सर इनको पिताजी क्यों कहे जाते हैं, इनको इकोनॉमिक्स का पिताजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक को क्या माना गया, एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कि भाई किसी ने पहली बार कुछ लिखा है ऐसा कुछ, तो इसलिए इनको क्या माना जाता है, एडम स्मिथ। ऑल्दो जो लिखा वो कुछ था ही नहीं बढ़िया, लीद ही था वो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, समझ रहे हो, इनको पता ही नहीं था इकोनॉमिक्स क्या होती है, समझ रहे हो, इनका कुछ अलग ही चल रहा था सिस्टम, लेकिन अब बोलते तो बोलते हैं, क्या करें। सो एडम स्मिथ को क्या कहते हैं बेटा, ही इज द फादर ऑफ, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने जो एक किताब लिखी थी, बुक का नाम था, बड़ा बड़ा सारा नाम, क्या नाम था कल बताया था, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ मतलब क्या होता है सर, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इनकम, असेट्स, सही है। अब इसका मानना क्या था एडम स्मिथ का,
है ना, इसने वो जो लिखी थी ना किताब, इसका ऐसा मानना था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ये इंक्वायरी करना, ये पता करना कि कैसे कोई भी देश की वेल्थ बढ़ती है, क्या कॉजेज होते हैं, कैसे कमाई बढ़ती है, कैसे रिसोर्सेज बढ़ते हैं, उसका पता करना, ये होती है इकोनॉमिक्स। क्या ये होती है क्या इकोनॉमिक्स? नहीं ना, मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिक्स कहां से चालू होती है, आपके और मेरे घर से। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है चूज करना, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं हमेशा लिमिटेड, और वांट्स क्या होती है, तो उसमें हम चूज करते हैं कि कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, बहुत सोच समझ के रिसोर्सेज को यूज करना, मैनेज करना, ये होती है इकोनॉमिक्स, ना कि ये होती है। तो भाई साहब का कहना थोड़ा गलत था, लेकिन ठीक है, किसी ने पहली बार कुछ कहा था तो कह दिया, इनको क्या कह दिया उस दिन से, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑल दो जो कहा वो तो सही नहीं है। समझ गए सब लोग? हाँ, तो देखो बेटा, है ना, सो याद रखिएगा सब लोग, एन इंक्वायरी, क्या बुक का नाम तो बहुत बड़ा है सर, कौन याद कर पाता है इतना बड़ा नाम, मैं भी नहीं कर पाया था पहले तो जब 11th में था। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या बोलते हैं? तो ये भी याद रख लेना, कब लिखी थी बुक भाई ने, 1776 में। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सब क्वेश्चन ही है। ये भी कल मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स में दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल मींस बेसिक, जो होते ही होते हैं। वो क्या है सर? देखो, दो तो चीज दुनिया में बिल्कुल फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स में। पहला सर क्या है, एक प्रॉब्लम तो अपने अंदर है इंसानों में, क्या, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सर ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है, वो रुकती नहीं है, सच में नहीं रुकती। जिसकी रुक जाती है तो या तो वो धर्मात्मा बन जाता है, साधु मॉन्क कह लो आप, या भगवान। समझ रहे हो? श्री कृष्ण जी ने कहा था महाभारत में, मन को मार हो जाएगा बेड़ा पार। मन को कंट्रोल ही तो नहीं कर सकता आदमी। वांट्स क्या होती रहती है, वांट्स क्या होता है, मन, कि यार सब मन कर रहा है सर, गर्मी लग रही है ऐसे, बढ़िया कोल्ड कॉफी मिल जाए एकदम, है कि नहीं? कोल्ड कॉफी चाहिए वैसे भी तुम जेंजी को, तो उसी के नशे चल रहे तुम्हारे है ना, कोल्ड कॉफी पीते हैं ज्यादातर, है ना, मैंने देखा है वो भाई साहब पूरा भरा रहता है वो आजकल, वो टाउन हाउस कॉफी, और ये फुल पैक। 9-10 बजे सुबह में यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, मेरे घर के पास में लगभग दो हैं, दो टाउन हाउस है कॉफी वाले, भाई साहब 9 बजे गाड़ियां लग रही है वहां पे। मैंने कहा 9 बजे, 9 बजे पहुंच जाते हैं लोग, बताओ, सुबह 9 बजे। कह रहे अपन तो चलो काम पे आ गए। चलो खैर, तो याद रखिएगा ह्यूमन वांट्स की क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड होती है सर, एक के बाद एक, एक के बाद एक को सेटिस्फाई कर लो और आ जाएगी। एक्चुअली ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है, उसको सेटिस्फाई कर लो और आ जाएगी। तुम्हें लग रहा है अभी, क्योंकि इस एज में सबको लगता है, बोला सर इतना पैसा आ जाए सर अपन तो मजे ही आ जाएंगे, नहीं आएंगे बेटा। जब वो चीजें खरीद लोगे उसके बाद तुम्हें कुछ और चाहिए होगा, सही बात है, फिर वो भी जो और चाहिए वो भी ले लो, उसके बाद सच में और चाहिए होगा, रुकेगी नहीं वांट्स। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही होता है भाई साहब। अभिषेक बच्चन को जानते हो? जानते हो अभिषेक बच्चन कौन है? मतलब वैसे कौन है, एक्टर तो कम जानते हैं, वैसे क्या है? अरे अमिताभ बच्चन का बेटा है। अरे मेन चीज तो बताओ है ना। अब उसकी वाइफ का नाम क्या है, ये भी जानते हो? अब देखो, और क्या जानते हो ऐश्वर्या राय के बारे में? मन की बात निकली है, बस पहुंची नहीं मेरे तक। विश्व सुंदरी, देखा तो बड़े शर्मा के बोला है वो, सही बात है ना, विश्व सुंदरी है वो, मतलब थी, क्या थी, मिस वर्ल्ड इंग्लिश में बोलते हैं, तो मिस वर्ल्ड रही है, एंड शी वाज डैम ब्यूटीफुल। ये मैं आपको बता दूं, जिसने असली में देखा हो तो वही बता सकता है। 2009 में हमने देखा था असली में, मेरे एल्डर ब्रदर का रेस्टोरेंट था वैशाली नगर में, वो देखा है वैशाली नगर में भी एक आइनॉक्स है, तो जो आइनॉक्स है उसके ऊपर, तब वो आइनॉक्स नहीं था उसका नाम, तब कुछ और था, तो उसका जो रूफ टॉप था उसका वो हमने ले रखा था, पूरा जो पूरा छत वाला जो रेस्टोरेंट होता है वो हम चलाते थे। तो वहां पे एक बार उनकी मूवी लगी थी, मूवी का प्रमोशन करने आते ना ये लोग, तो एक मूवी आई थी जिसका नाम था सरकार राज। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, तीनों थे उसके अंदर, तीनों भाई साहब। तो उस पिक्चर का प्रमोशन करने आते हैं, तो और ज्यादातर ये लोग पिक्चरें कब देखते हैं, अगर अब मैं आपको बताऊं, ये भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी जाते हैं। ये कब जाते हैं, बिल्कुल रात वाले शो में, 12 बजे वाले में। तो उस दिन आए थे वो, तो मैं खुद ही कॉलेज में था उस टाइम, बड़े भैया ने फोन किया, बोलो आजा फटाफट,
तो मैं गया भागते हुए, मेरा घर पास में था, वो गया, मैंने कहा, फिर देखी मैंने, भाई बहुत सुंदर है। मतलब सही में। अब मेरी बात को समझो, मैं क्यों बोल रहा हूं। उसकी शादी किससे हुई? अभिषेक की मिस वर्ल्ड से। फिर भी भाई की इच्छाएं, इसी को तो बोलते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। समझ रहे हो मेरी बात? तुम भाई साहब रेंज रोवर क्या तुम सोचते होगे क्योंकि ऐसा बोला सर ये खरीद लो हो जाएगा? कुछ नहीं होगा बेटा। जिस दिन वो चीज अचीव कर लोगे, अब आपको वो उतना है, उससे थोड़े दिन क्या होता है, सब मिल जाए। वो क्या बोलते हो, एक लाइन है बड़ी अच्छी सी, मिल जाए वो मिट्टी जो ना मिले वो सोना। मिलने के बाद तो वो मिट्टी हो जाता है। तुम्हें अभी लग रहा है बोले और सर आईफोन 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 चाहिए होगा जिंदगी में। जिस दिन खरीद लोगे, आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, चलो अभी यंग एज है तो फ्यू मंथ्स बाद वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए नॉर्मल। फिर आपको इतना कुछ बोला रहा है यार कितनी क्या फोटो खींचते रहोगे क्या आईफोन खरीद लिया तो? ऐसा नहीं है ना, सब नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि अब उसके बाद क्या होगा, कुछ और। वांट्स का यही तो वो है कि वो बढ़ती रहती है, वो रुकेगी नहीं, सही में नहीं रुकती। अपने कोई मन पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, नहीं तो जीवन भर ईएमआई बढ़ते रहोगे। फैक्ट है बात, वो तो रुकनी नहीं। हर दिन कुछ अलग चाहिए भाई, हर दिन रुकना ही नहीं होता, वो चलते ही रहता है। चलिए दूसरा फंडामेंटल फैक्ट बताओ। चलो फैक्ट था नहीं है जो अभी हम बात कर रहे थे अपन, सही है कि नहीं है? ह्यूमन वांट्स आर नहीं रुकती। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, फिर नंबर 2, एक और फंडामेंटल फैक्ट बताता हूं। सर वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जो इनको सेटिस्फाई, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए होता है? रिसोर्सेज। सर लेकिन इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो तो क्या होते हैं, लिमिटेड ना। उनकी तो एक लिमिट ही है ना। आज अगर अपन चेक करें तो इलॉन मस्क के पैसे की भी एक लिमिट है ना, अमाउंट है ना। ऐसा थोड़ी है बोलो नहीं सर पेड़ लगा हुआ है तोड़ते ही रहता है वो, तो ऐसा नहीं है। देयर इज अ लिमिट टू इट, डिफाइंड है ना कि भाई इतना उसका पैसा है, और उसकी वांट्स है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दो फंडामेंटल फैक्ट होते हैं सर, एक होता है वांट्स जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, और दूसरी चीज होती है रिसोर्सेज जिसकी क्या होती है, एक लिमिट। तो वांट्स है अनलिमिटेड, रिसोर्सेज है लिमिटेड। तो सर सब जगह ऐसा ही होता है, इलॉन मस्क के भी यही है, अपने भी यही है, मुक्कू के मुकेश अंबानी के भी यही है। सबकी वांट्स होती है ज्यादा, उस मुताबिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम। तो स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज सब जगह होती है। स्कैसिटी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के पास कम है रिसोर्सेज। मुकेश के पास कम है क्या? इलॉन मस्क के पास कम है क्या? कम नहीं है सर। उसके मुताबिक सर उनकी वांट्स क्या होती है ना, वांट्स के मुताबिक रिसोर्सेज क्या है, कम। ये होता है स्कैसिटी। कुछ लोग समझते हैं कि स्कैसिटी का मतलब क्या होता है, अरे सर गरीब है ये, वो उसको नहीं बोलते स्कैसिटी, वो उसको तो पुअर बोलते हैं भाई। समझ रहे हो? उसको पॉवर्टी बोल सकते हो, पुअर बोल सकते हो, उसको स्कैसिटी नहीं बोलते। स्कैसिटी क्या होता है, एक कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। या हम दो चीज का कंपैरिजन करते हैं कि ये इतना है और ये इतना है, इसके मुकाबले ये कम है, ये होता है स्कैसिटी। स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस द वांट्स आर मोर एंड द रिसोर्सेज आर लेस। द डिमांड्स ऑफ द रिसोर्सेज आर मोर, द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस। जरूरतें हैं ज्यादा और रिसोर्सेज हैं, तो सर जरूरतों के हिसाब से, वांट्स के हिसाब से रिसोर्सेज हमेशा कम पड़ते हैं, इसको बोलते हैं स्कैसिटी। तो वो तो सर मेरे यहां भी है, मेरी वांट्स क्या है, ज्यादा, रिसोर्सेज क्या होते हैं कंपैरेटिवली हमेशा कम। तुम्हारे यहां भी है, मुकेश के यहां भी है, इलॉन मस्क के भी है, उनकी भी वांट्स है ज्यादा, रिसोर्सेज क्या होते हैं कंपैरेटिवली कम। अरे हाँ है ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो सोचते हैं ना, इसलिए तो चूज करते हैं कहां लगाएं कहां ना लगाएं। अब सर क्या ये इंडिविजुअल्स के ही होता है क्या? बेटा हर देश में भी होता है, मैक्रो में भी ऐसे ही होता है, हर देश में है स्कैसिटी। बोलो सर अमेरिका में भी है क्या? बिल्कुल है, तभी तो लड़ रहा है सब जगह। उसको उसकी इच्छाएं अभी भी अंत नहीं हो रही, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी भी बहुत ज्यादा है, उसको बहुत चाहिए और चाहिए पैसा। समझ रहे हो? तो उसकी भी वांट्स क्या है, ज्यादा, और अवेलेबिलिटी क्या है रिसोर्सेज की, कम। तो इसलिए तो अभी भी कर रहा है वो। तो ये सभी जगह होता है सर। इंडिया में भी क्या स्कैसिटी सर? इंडिया में भी ऐसा ही है, जरूरतें हैं हमारी ज्यादा रिसोर्सेज की, और अवेलेबिलिटी क्या है, कम। तो सब जगह होता है स्कैसिटी। भगवान जैसे सब जगह होते हैं, वैसे स्कैसिटी सब जगह होती है, ऐसा मान लो आप। आईसीआई में क्वेश्चन आते हैं कई बार, कंफ्यूज करता है वो आपको। कल मैंने बताया था, बोलो सर भारत जब सोने की चिड़िया था, क्या तब भी थी क्या स्कैसिटी? तब भी थी, क्योंकि तब भी आप समझो, कंपेयर करो, तब भी हमारी जो वांट्स हुआ करती थी, रिसोर्सेज क्या पड़ते थे,
कंपैरेटिवली कम ही पढ़ते हैं हमेशा। तो पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, आगे भी ऐसे ही होगा हमेशा, क्योंकि हमेशा जो वांट्स है, क्योंकि उसका नेचर ही क्या है कि वो बढ़ती रहती है, वो रुकती नहीं है भाई। जिसका नेचर ही यही है वो रुकने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज तो सर लिमिट होती है ना, कितना कमा लोगे, एक लिमिट है, समझ लो, देयर इज अ लिमिट टू इट। तो वही तो बात है, किसकी लिमिट नहीं है, वांट्स की, तो वो तो बढ़ती रहेगी, इसकी एक लिमिट है, तो ये हमेशा कम ही पड़ेगा सर। रिसोर्सेज हमेशा कम पड़ेंगे, वांट्स हमेशा ज्यादा होगी, तो स्कैरसिटी तो हमेशा ही होने वाली है सर, हमेशा कम ही पड़ता है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो स्कैरसिटी कैसा कॉन्सेप्ट होता है? कंपेयर करते हैं सर हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? तो कल मैंने बताया था स्कैरसिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, और एक और वर्ड बताया था, स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसा कॉन्सेप्ट होता है बेटा? तो दो वर्ड बोले थे, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है रिलेटिव। यूनिवर्सल मतलब सर ये सब जगह होता है, सब जगह ही होता है। और रिलेटिव मतलब सर यहां पे दो चीज के बीच में कंपैरिजन होता है। कौन कौन सी चीज के बीच में? वांट्स और, सर वांट्स हमेशा ज्यादा होती हैं और रिसोर्सेज हमेशा, तो सर ये तो हमेशा ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। तो ये भी लाइन याद रखना, एग्जाम में आता है, ठीक है। और सुनिएगा बेटा, तो अभी तक मैंने ये कल पढ़ाए थे, ये मैंने, है ना। अब आज सुनिएगा आप लोग, क्या होता है इकोनॉमिक्स। वैसे मैंने भी आपको आइडिया दिया, इकोनॉमिक्स हमारे घर से चालू होता है, समझ लो। हम सब की जो वांट्स होती हैं वो होती है हमेशा ज्यादा, और रिसोर्सेज होते हैं बेटा हमेशा कंपैरेटिवली कम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे पिताजी ने तुमको 5,000 रुपए दिए, चलो 15 दिए, बोला बेटा ऐश कर, 15 दे दिए, दे दिए ना। तुम्हारे पास रिसोर्सेज कितने हैं? 15। अब तुम्हारी वांट्स, मैंने कहा बेटा क्या क्या करो, क्या करोगे? बोला सर गर्लफ्रेंड को भी पार्टी देनी है। एक वांट क्या है तुम्हारी? बोलो उसको भी पार्टी भी देनी है। एक बोलो सर वो नए शूज खरीदने हैं, ये भी एक वांट है, सही बात है। बोलो सर दोस्तों को भी पार्टी देनी है, वो भी मंगतों की तरह मांग रहे हैं, समझ लो। गर्लफ्रेंड मांग रही है, उसको नहीं बोला मंगतों की तरह, दोस्तों को बोला। ऐसी होता है बेटा, दुनिया ऐसी है। सो बोला दोस्तों को भी पार्टी देनी है। बोला सर वो नया फोन भी खरीदना है, पुराना वाला खराब हो गया, सही है कि नहीं है? सो आपकी वांट्स क्या है? बहुत सारी, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। क्या आप सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो क्या? नहीं, सारी तो नहीं कर सकते सर। तो ऐसा ही सब जगह होता है यार, हर देश में यही होता है, उनकी वांट्स है बहुत सारी, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, कंपैरेटिवली हमेशा कम ही पड़ते हैं। तो कैसे इस लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हम अपनी बेस्ट, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, इसी को तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आपके घर में, मेरे घर में, सब जगह यही होता है। हम ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड, और वांट्स क्या होती है? सो वी ऑल मेक द बेस्ट चॉइस कि कैसे हम ये यूज करेंगे। हाउ आर वी गोइंग टू यूज दीज स्केयर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। फिर से बोल रहा हूं, रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? स्केयर्स। स्केयर्स मतलब जितनी डिमांड होती है इनकी उतनी सप्लाई नहीं होती, जितनी जरूरतें हैं उतने होते ही नहीं है, हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, है ना भाई। और वांट्स हमेशा क्या होती है? ऊपर लिख दूं, अनलिमिटेड। अच्छा, वांट्स को एंड्स भी बोलते हैं, एक वर्ड यहां पे बोला गया है, क्या बोलते हैं? एंड्स, ठीक है। कई बार बोलते ना कि किसी से पूछते हैं, बोला तुम्हारी सैलरी क्या है, तो वो बोलता है जस्ट इनफ टू मेक माई एंड्स मीट, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में ऐसे कभी कभार, कि बोले तुम्हारी सैलरी क्या है? बोला सैलरी तो क्या बताऊं? बोला हाँ इतना हो जाता है कि अपने एंड्स मीट हो जाते हैं, इसका मतलब अपनी वांट्स पूरी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग। तो वांट्स को ही क्या बोलते हैं? एंड्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो, क्या होता है स्कैरसिटी की डेफिनेशन? अब सुनना, वो सॉरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन हम बनाने वाले हैं। अब देखो आप, असली में इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो सर, पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है। क्या ये कोई साइंस वाला सब्जेक्ट है क्या? नहीं। कहां आता था आपके? याद करो, 9th 10th में किस में आता था ये? सोशल साइंस में। याद है 9th क्लास में आया था फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स, वो चैप्टर मैंने कल बताया था, क्या नाम है उसका? स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर।
पहला चैप्टर है 9th क्लास की बुक में इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है सर? सोशल साइंस का। सोशल साइंस मीन समाज। समाज किससे मिलकर बनता है? इंसानों से। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो बायोलॉजी, कुत्ते बिल्ली प्लांट पौधे इनके बारे में नहीं होता। किसके बारे में होता है सर? ह्यूमन बिहेवियर। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, और नॉट जस्ट साइंस। कौन सी साइंस? सोशल साइंस। तो देखो मैं क्या क्या वर्ड डाल रहा हूं, मैं अपनी बना रहा हूं ऐसी। सर इकोनॉमिक्स क्या होती है? एक लिखो मत अभी, पहले समझो। इट इज अ सोशल साइंस जिसका लेना देना किससे है? ह्यूमन के बिहेवियर से है ना, विच इज कंसर्न विथ, अरे बोलो किसका बिहेवियर? कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर। ओके ठीक है, ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है सर? पहले तो ये क्या होता है? एक सोशल साइंस है सर। फिर सर इसका किससे लेने देना है? ह्यूमन बिहेवियर से। ह्यूमन कैसे बिहेव करता है सर? कम से कम स्केर्स रिसोर्सेज में कैसे अपनी, दो चीजें बोली ना, दो वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं देखो, एक तो ये और एक ये। तो सर कैसे ह्यूमन बीइंग अपने स्केर्स रिसोर्सेज में अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में सेटिस्फाई करता है, इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स satisfy their unlimited wants in the scarce resources। कैसे भी बना लो, ये दो ही तो है सर। कैसे हम अपने scarce resources को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करते हैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इसी की स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। कैसे कोई भी देश प्लानिंग करता है, स्टडी करता है, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, इसी की स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा वो देखा आपने शार्क टैंक? देखा शार्क टैंक? अरे होता है एक वो बंदा पिच करने जाता है, 4-5 जने उसके मजे लेते हैं ऐसे करके। देखा शार्क टैंक? देखा, सोनी टीवी पे आता है ना? तो उसमें आपने कभी सुना होगा, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का आपने वर्ड सुने तो कौन से सब्जेक्ट के सुने होंगे? चलो बताओ, सोचो अब कौन से सब्जेक्ट के, अगर वो बातचीत करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के वर्ड्स सबसे ज्यादा आते हैं? अकाउंट्स थोड़ा बहुत, असेट्स लाइबिलिटीज ये सब पूछते हैं, प्रॉफिट है ना, ये सब होता है। और इकोनॉमिक्स, वहां पे उससे पूछते हैं उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स समझाओ हमको। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक यूनिट का पूरा ज्ञान दे दो हमको कि ये कैसे बनती है, इसकी डिमांड कैसे होती है, सप्लाई कैसे होगा, कैसे बनेगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे। यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट मींस एक यूनिट। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये फोन बनाने का आपने काम है ना, बोला हमारी ये फोन बनाएंगे हम, ऐसा आप लेके गए एक बिजनेस, वहां पे वो आपसे पूछता है कि एक फोन का हमको पूरा हिसाब किताब समझा दो। क्या समझाओ? इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स। समझ लो कैसे बनेगा, क्या कितना खर्चा करोगे, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसी कॉस्ट होगी, डिमांड कहां से आएगी, सप्लायर क्या है, ये सारी बातें समझाओ। समझ गए सब लोग? तो याद रखो सर यही तो है कि हमको इसका पूरा इकोनॉमिक्स समझा दो। इकोनॉमिक्स वर्ड मतलब इसकी पूरी कहानी समझा दो कि कैसे आप वो काम करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स क्या होता है सर? एक सोशल साइंस होता है जिसका लेना देना किससे होता है? ह्यूमन बिहेवियर से। इतनी बात बता दी। इसके बाद ये बता दो कि असली में क्या होता है सर? इट इज द स्टडी ऑफ, क्या होता है? स्टडी ऑफ हाउ द स्केर्स रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। अब कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं इसकी जगह, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। यूटिलाइज्ड, यूज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड। सो हाउ द स्केर्स रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू सेटिस्फाई द वांट्स। कैसी होती है वो लिख दो, द अनलिमिटेड वांट्स, या वांट्स की जगह क्या लिख सकते हो? एंड्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो असली में इसकी स्टडी करना यही होता है इकोनॉमिक्स। समझ में आई? डेफिनेशन समझ में आई? ये समझने वाली डेफिनेशन थी। समझ में आ गई मेरी बात? असली में ये होता है इकोनॉमिक्स। क्लियर है? ये सारे वर्ड्स पे फोकस करना। क्या होता है? इट्स अ सोशल साइंस। इससे कंसर्न्ड है ह्यूमन बिहेवियर से, कैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना घर कैसे चलाते हैं सर, सही है कि नहीं है, कैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं,
ठीक है, क्योंकि वांट्स तो क्या होती है सर बहुत सारी, रिसोर्सेज क्या होते हैं सर लिमिटेड, कैसे वो ये चीजें कर रहे हैं उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, एक और बात बेटा, तो ये होती है डेफिनेशन, लिख लो एक बार इकोनॉमिक्स, सभी लोग लिख लो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। जो आज बच्चे आए हैं उनको कितना पेज छोड़ना है एक बार बताना, एक पेज छोड़ देना कल के काम के लिए, एक पेज छोड़ के ये लिख लो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which is concerned with human behavior and it is the study it is the study of it is the study of ये पूरा लिख लो, how the scarce resources are utilized to satisfy the unlimited human wants। और wants को क्या बोलते हैं बेटा, ends ये बोलते हैं। 2025 highest marks in economics in India 95, ठीक है। 2026 जनवरी हाईएस्ट मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया 99, ठीक है, ये था मई 25, फिर ये जनवरी और फिर सितंबर 25 हाईएस्ट मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 96, ऑल आर फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ बताना जरूरी होता है ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसा आप अचीव करोगे, आपको बस काम करना है, करते जाना है, जैसा कहें वैसा मानते जाओ, ठीक है। ये पिछले 3 अटेम्प्ट्स के रिजल्ट्स हैं, उससे पहले के बताऊंगा तो फालतू टाइम वेस्ट होता है और कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए सो करें स्टार्ट, तो चलिए हाँ भाई, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, समझ में आया सभी को इकोनॉमिक्स? और सुनना भाई, और क्या बातें हैं सर इसकी। अब देखो इकोनॉमिक्स के बारे में कई लोगों ने बहुत कुछ बोला है, वो भी पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने बोला है, और कई लोगों ने भी कुछ और कई कहानियां कही है। एक आदमी है जोएल डीन, क्या नाम है उसका, जोएल डीन। क्वेश्चन आ जाता है, जोएल डीन भाई साहब ने इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया, सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थोड़ी है, क्या है, तो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है किन भाई साहब ने, जोएल डीन भाई साहब ने। और क्या कहा इन्होंने कि क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, सुनना पहले तो सुनना, क्या बोला, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसने कहा कि जब भी हम इकोनॉमिक्स के नॉलेज को यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स के ज्ञान का यूज करते हैं काय में, बिजनेस की पॉलिसीज बनाने में, बिजनेस के डिसीजंस लेने में, तो जब भी हम अपने बिजनेस में किसका इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमिक्स के ज्ञान का, तो उसे कौन सी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, जोएल डीन। तो असली में इसने क्या कहा, इसने कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। जब हम इकोनॉमिक्स के एनालिसिस का मतलब उसके ज्ञान का यूज करते हैं काय में, इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। सर बिजनेस की पॉलिसीज बनाने में, बिजनेस के डिसीजंस लेने में जब हम किसके ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक्स के, तो उसे क्या कहते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर से बोल रहा हूं, जब आप अपने बिजनेस करने में, जब बहुत बिजनेस में क्या लेने होते हैं सर, बहुत सारे डिसीजंस लेने ही होते हैं, सही है। सो बिजनेस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, सही है कि नहीं है। तो बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो डिसीजंस को लेने में जब आप किसका ज्ञान का इस्तेमाल करते हो, इकोनॉमिक्स को यूज करते हो ना जब आप, उसे कौन सी इकोनॉमिक्स बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सही है, क्लियर है। चलो, तो ये बात किसने बोली ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसने क्या बोला ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखोगे इसको, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ये यूज वाली डेफिनेशन किसने बोली थी, हमको पूरी रटने की में भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पहचानना जरूरी है
क्वेश्चन कैसा आएगा? एमसीक्यू। आपको थोड़ा लिख के आनी है, आपको पहचाननी है देख के, फोटोग्राफिक मेमोरी। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा। तो एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका एक और नाम है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखो, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। अगर आपके कुछ दोस्त हो सकता है 12th के बाद बीबीए करें, बीसीए करें, वहां पे भी इकोनॉमिक्स आती है, और उस इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। सेम सब्जेक्ट, सिमिलर सा, अपना थोड़ा डिफिकल्ट है, उनका थोड़ा इजी है, बट फिर भी सिमिलर सब्जेक्ट आता है। वहां पे क्या नाम है उसका? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, 4 ऑप्शन देगा, एक सही होगा, वो कौन सा? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। नाम याद रखिएगा, ठीक है। एक और बात देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना, जो आप पढ़ते आ रहे हो 9th 10th में तो सभी ने पढ़ी होगी, हो सकता है 11th 12th में ना ली हो आरबीएसई बोर्ड में, लेकिन 9th 10th तो सबने पढ़ी है, सोशल साइंस में तो था ही ना। अब सुनो, इकोनॉमिक्स ना 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की। एक होता है थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, जो थ्योरेटिकली वायबल है, मतलब उसको हम यूज नहीं कर सकते, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है। समझ रहे हो? कई चीजें हैं जो सिर्फ डायग्राम में तो दिख रही है कि गिरेगी, लेकिन असली में नहीं गिरती है। समझ गए? क्योंकि डायग्राम तो डायग्राम होता है, डायग्राम में तो नेगेटिव भी हो जाती है, लेकिन रियल में थोड़ा ना नेगेटिव करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? एक एग्जांपल बताता हूं। एक टॉपिक आता है प्रोडक्शन नाम का, तो उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन नेगेटिव में चल जाता है। अब रियल में तुम्हारा प्रोडक्शन, आप बात को समझो, आप जाने दोगे क्या? चलो, जैसे ही जाना चालू हुआ तो वहां रुक जाओगे ना आप, वहां समझदार आदमी रुक जाएगा। समझ रहे हो? बर्बाद करके छोड़ोगे क्या पापा को? बिल्कुल। बोला नहीं पापा, बर्बाद ही करूंगा पूरा। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो कुछ चीजें हैं वो थ्योरेटिकली होती हैं, असलियत में वो रियलिटी में उतनी ज्यादा काम नहीं करती हैं। तो थ्योरेटिकल होती है एक तो इकोनॉमिक्स, और एक होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वाली को यहाँ पे क्या बोलते हैं? अप्लाइड। जैसे आपकी मैथ्स होती है ना, एक होती है कोर, एक होती है, तो वैसे इकोनॉमिक्स भी 2 प्रकार की होती है, एक है थ्योरेटिकल, एक है अप्लाइड। अब मेरा एक क्वेश्चन है बस सिंपल आपसे, सर हमारा जो सब्जेक्ट है ये थ्योरेटिकल है या हम इसको बिजनेस में यूज करेंगे? बिजनेस में यूज करेंगे। तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स हुई? ये कौन सी वाली इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ? तो इकोनॉमिक्स 2 प्रकार की होती है सर, कौन कौन सी? थ्योरेटिकल और अप्लाइड। अप्लाइड का पार्ट क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो एक लाइन आपको लिखनी चाहिए और ये बना भी लेना चाहिए एक बार के लिए एज इट इज, कि इकोनॉमिक्स 2 टाइप की होती है, थ्योरेटिकल और अप्लाइड। अप्लाइड का पार्ट क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये लाइन भी लिखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कौन सी इकोनॉमिक्स? अप्लाइड। समझ में आया? ये भी लिखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ, कॉम्पोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। सीए बनते ही पहला काम क्या होता है? गाड़ी खरीदना। अभी 1 महीने पहले वो मेरा स्टूडेंट सीए बना है, अब 1 महीने में भाई साहब गाड़ी आ गई, नहीं खुद की, पर्सनल। समझ रहे हो? आप देख रहे हो कितना सक्सेसफुल होता है ये करियर। अब आप सोच लो कि बहुत जल्दी आप अच्छा ग्रोथ करते हो लाइफ में, बहुत अच्छी कमाई करते हो, आपकी मजे होंगे लाइफ में। क्या होता है? 90% प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय मनी। तो मनी की प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर ली, तो जीवन के 90% चीजें तो आपने मैनेज कर ली। समझ गए? 10% अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन 90% अपने हाथ में होती है। तो 90% प्रॉब्लम्स मनी से सॉल्व होती है, अच्छे करियर से सॉल्व होती है। तो इतना बढ़िया करियर है बेटा। अब जितना बढ़िया करियर होने वाला है, तो उतना ही बढ़िया क्या मांगेगा आपसे? सैक्रिफाइस। सो ये 3 साल का सैक्रिफाइस है। कल बताया था 3 ही साल लगेंगे, अगर ढंग से करोगे तो 3 साल में काम हो जाएगा। सितंबर में पेपर है, सितंबर में ना, सितंबर में पेपर देते ही इंटर का बैच चालू हो जाता है। फिर अगले साल सेम सितंबर में क्या होगा? आपका इंटर का एग्जाम। समझ गए? अब जब इंटर का एग्जाम होगा आपका, तो फिर उसके 2 साल बाद क्या होगा? फाइनल का एग्जाम। तो लगभग लगभग 3 साल में आप क्या बन जाओगे? सीए। अगर ईमानदारी से वो सेक्रीफाइस करे तो। और अभी आपकी एज क्या होगी? ऑन एन एवरेज 17 18 होगी।
है ना, हो सकता है 18-19वां बर्थडे आ गया होगा किसी का साथ साथ। चलो 17-18 मान लो, तो 18 और 3 क्या होते हैं 21। उससे पहले तो ब्याह भी नहीं होता बेटा। तो 21 साल तक अगर आप बन जाओगे बेटा, तो आप खुद समझो बहुत कुछ है जो आप कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। समझ गए? 21 साल में आपके जो फ्रेंड्स दूसरी चीजें कर रहे हैं वो तो सेटअप भी नहीं होते ढंग से। समझ रहे हो? कोई ग्रेजुएशन ही कर रहा होगा तब तक, अगर आप डीयू से ग्रेजुएशन करोगे कितने साल लगेंगे? 3। वो 3 ही साल यहां लग रहे हैं। ग्रेजुएशन करके यहां पे क्या हो जाता है, उससे पहले करियर सेट हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना पड़ता है फिर? सिर्फ ग्रेजुएशन से नौकरी लग जाती है कि बढ़िया लग तो जाएगी, दिल्ली वाली से लगती है, राजस्थान वाली से तो वो भी नहीं लगती है। समझ गए? तो अब उससे भी क्या होगा, उसके बाद एमबीए करना पड़ता है। लेकिन सीए अपने आप में क्या है, एक फुल कोर्स है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे जिनका एडमिशन एसआरसीसी में हो गया था, जिनका एडमिशन एलएसआर लेडी श्री राम सुना होगा आपने, वहाँ हो गया था, जिनका एडमिशन सेंट जेवियर्स क्या नाम है, एक तो मुंबई में और एक कहाँ है कोलकाता में, वहाँ हो गया था, उन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया इस कोर्स के लिए। क्यों? तो किया क्यों? क्योंकि वहां पे बीकॉम करके कितनी नौकरी लगेगी तुम्हारी, और यहां क्या है, अपने आप में इट्स अ करियर। इसके बाद चाहो तो कुछ और करो, नहीं तो जरूरत नहीं होती, लेकिन वहां उसके बाद भी करना पड़ेगा। आती है बात समझ में? सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सैक्रिफाइस्ड दिस इन ऑर्डर, क्योंकि ये क्या है, इट्स मच बेटर। एक ही जगह रह करके, जयपुर में ही रह करके, जयपुर में ही क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती है यहाँ पे, तो जयपुर में रह करके आप ये कर सकते हो, ठीक है, और सारी चीजें इजीली पॉसिबल है, गाइडेंस पूरी अवेलेबल है यहाँ पे। तो जयपुर तो हब है ही यार, सीए कोचिंग का तो काफी है। तो चलिए, तो याद रखिएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुनना आप, कई बार आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए ऑप्शन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बी ऑप्शन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। किस पे करेंगे? बोथ नहीं होगा? अच्छा पक्का समझ गए ना? फिर भी कर दिया अगर एग्जाम में तो पाप लगेगा, मेरे बताने के बाद भी किया तो याद रखना बेटा, कई बच्चे गलती से कर देते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल। अप्लाइड थोड़ी है, अप्लाइड तो उसके बाप का नाम है। किसके? बिजनेस इकोनॉमिक्स के डैडी का नाम हु इज द डैडी? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। किसका डैडी है वो? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो याद रखना, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका दूसरा नाम नहीं होता है। दूसरा नाम तो उसका क्या है? क्लियर है? सब जानते हो आप, एमसीक्यू में क्या होता है, इधर यस और इधर नो, या तो सही होगा या गलत, गलत किया तो पापड़ लगेगा। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए और सुनो सब लोग, तो ये मैंने आपको बताया जोएल डीन की डेफिनेशन, समझ में आ गया? क्लियर है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बता दिया मैंने आपको। और सुनिएगा सब लोग, चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम बिजनेस में कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं। सुनना बेटा, डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है इसलिए बता रहा हूं। देखो, तो बस ये रीड करना है टॉपिक, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है इसमें से भी। देखो बिजनेस क्या होता है, पहली बात तो आसान नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। जॉब इज इजियर, बिजनेस इज डिफिकल्ट, एंड इसीलिए बिजनेस में कमाई भी क्या होती है? अनलिमिटेड। रिस्क भी क्या होता है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। नौकरी में क्या है, रिस्क अपना थोड़ी है, रिस्क तो ओनर का है। सही है कि नहीं है? अपना जोड़ना है, वो तो रिस्क उसका है, अपना थोड़ी कुछ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो रिस्क भी कम है तो रिटर्न भी, और बिजनेस क्या करना इट्स नॉट एन इजी टास्क, तो क्या होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है तो लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? इलॉन मस्क जॉब करता है क्या? चलो, दुनिया के ऊपर के 3 आदमी जॉब करते हैं क्या? क्या करते हैं? आप समझ जाओ, इनमें इस पूरी टॉप 10 की लिस्ट में कोई ऐसा बंदा बता दो टॉप 10 में जो जॉब करता हो, है कोई? नहीं। क्यों? क्योंकि जॉब की होती है एक लिमिट, वहां पे पैसे कमाने की क्या है एक, लेकिन बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती। जितना आप एफर्ट लगा सकते हो उतनी ही क्या कमा लोगे उससे आप पैसे।
एफर्ट का क्या मिल रहा है? एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैसे, ज्यादा लगाओगे ज्यादा कमाओगे। नौकरी में लेकिन क्या है, कितना ही कर लो सर, देयर इज अ लिमिट टू इट। आ गई बात, मालिक थोड़ी बन जाओगे नौकरी में, कितनी भी मेहनत कर लो तो भी मालिक तो नहीं बनाओगे ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कहने का मतलब? तो बात यही है, आपका पर्पस सीए करने के बाद भी ये नहीं होना चाहिए कि जीवन भर नौकरी करनी है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, नौकरी एक बहुत तगड़ा जेल होता है। ऐसा जेल जो आपको क्या दे रहा है? सिक्योरिटी, सेफ्टी, ठीक ठाक पैसे दे देता है, आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाती है, यू स्टार्ट गोइंग क्लबिंग एंड ऑल, मजे मारने लग जाओगे सब। एक अच्छा जेल है वो, बस वो जेल है। लेकिन सोचो अगर मैं तुम्हें जेल के अंदर सारे माहौल बना दूं, सारी चीजें दे दूं अच्छे इंजॉयमेंट की, तो तुम क्या सोचोगे? बोला सर क्या निकलना है इससे, माहौल तो यही बन रहा है। अरे आया ना, लेकिन अल्टीमेटली है क्या वो? जेल ही ना। वैसे ही नौकरी क्या होता है? एक जेल। अपन लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? नौकर बनने के लिए किसी के? नहीं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कुछ साल हो सकता है अगर आपको जॉब करनी चाहिए, बिल्कुल एक्सपोजर लेना चाहिए आप सभी को, कुछ साल, लेकिन बस उन सालों में अपना थोड़ा सा क्या कर लो, एक अमाउंट सेव करो, अच्छी खासी सेविंग्स करो, और फिर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, क्योंकि वहां कोई पैसे कमाने की लिमिट नहीं होगी। फिर बोल रहा हूं, नौकरी बहुत तगड़ा जेल होता है भाई साहब, और वो जेल आपको खुश रखेगा, लेकिन वो है फिर भी क्या? नौकरी, और वो कभी भी आपको लात मार के बाहर निकाल सकता है। अभी इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क, ट्विटर जानते हो? ट्विटर अभी आजकल उसका नाम क्या हो गया? एक्स, नाम बदल दिया उसने, एक्स। क्यों? किसने खरीद लिया उसको? इलॉन मस्क ने। अब क्यों खरीदा? इलॉन मस्क क्या था? बिजनेसमैन, बहुत तगड़ा, कम पैसा तो है ही, नाप शनाप। अब उसको बार बार है ना ट्विटर, क्या अब क्या है, वो थोड़ा रात को लिटिल लिटिल, इलॉन मस्क हर आदमी लेता है यार, काम भी तो करता है, मेहनत करता है, थक जाता है बेचारा, है कि नहीं? रात को लिटिल लिटिल थोड़ा लगा लेता था। अब लगा लगू कि कभी कभार ट्विटर विटर पे बोल देता था कुछ, कभी ट्रंप को कुछ बोल दिया, कभी किसी को भी, मतलब थोड़ा कुछ भी बोल देता था रात को, अरे थोड़ा बहक जाता है आदमी, ठीक है। अब ट्विटर उसको बार बार बैन कर देता था, बार बार उसके अकाउंट को करता है ना बैन, सस्पेंड करना, बैन कर देता था। एक दिन दिमाग खराब हुआ, बोला, फिर लगाया फोन, बोला खरीदो रे इसको, बार बार बैन कर रहा है मेरे को। रातों रात उसको खरीद लिया। अगले दिन सबसे पहले उसके सीईओ को जूम मीटिंग रखी, किसको उड़ाया? उसका सीईओ। सीईओ कौन थे? अग्रवाल भाई साहब, अपने थे, बढ़िया भाई थे, सीईओ थे, इतने सालों से था वो, लेकिन ही टुक ओनली फ्यू सेकेंड्स टू फायर हिम। बुलाई जूम मीटिंग, फायर्ड। बोला सस्पेंड करता था ना तू मेरे को, तेरी कंपनी खरीद ली, फायर्ड। फिर एक और दीदी थी अपने इंडियन ही, जो उसकी सेक्रेटरी काइंड ऑफ वो थी, उसका सबऑर्डिनेट थी अग्रवाल जी की, वो उसको सपोर्ट कर रही थी उस मीटिंग में। बोला सर हाउ कुड यू डू दिस, यू कांट फायर हिम। बोला दीदी गेट लॉस्ट। आगे बात समझ में? आप सोचो कोई आदमी इतना सीईओ लेवल पे पहुंच गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीईओ क्या होता है? ही इज द टॉप एग्जीक्यूटिव, टॉप एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर भी क्या है वो? टॉप के आगे क्या बोला मैंने? एम्प्लॉय ही है, जिसको कभी भी लात मार के निकाला जा सकता है, चाहे कितने ही करोड़ों कमा लो आप, फिर भी यू विल बी एन एम्प्लॉय। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। आपका पर्पस क्या होना चाहिए? कुछ साल जॉब करके अच्छा पैसा कमा के, आपने जब सीए किया है इसलिए किया है कि किसी और के लिए करना है? खुद अपना करेंगे ना सर, खुद हम क्रिएट करेंगे, वी विल बी जॉब क्रिएटर्स, लोगों को रोजगार देंगे, कमाएंगे, खुद भी कमाएंगे, उनसे उनको भी कमा के देंगे। आगे बात समझ में? ये होना चाहिए आपका पर्पस। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आपको इतना सा बता दूं, जो मेरे दोस्त जॉब करते हैं, सीए हैं ऑब्वियसली, जो भी जॉब करते हैं, और मेरे जो हम बाकी सब लोग बिजनेस करते हैं, सिर्फ इतना सा बोलूंगा, जो बिजनेस करते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, ठीक है? जॉब वालों से ज्यादा कमाते हैं। जो बिग फोर्स में जॉब कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा कौन कमाता है? जो बिजनेस करते हैं। समझ लो, एक फ्रेंड है जिसके फादर का एसी का बिजनेस था पहले, तो वो सीए बना, उसने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया और एक्सपैंड किया, वो ज्यादा कमाता है कोई भी नौकरी से। एक फ्रेंड है जिसके फादर का कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, होटल्स और इसका, उसने वही ज्वाइन किया, उसी को और आगे बढ़ाया। बोलो सर फिर सीए क्यों किया? बेटा सीए करने से उसमें नॉलेज वो क्या कर सकता है? और ज्यादा बेटर
द वर्ड इज बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस। सीए आपको क्या कराता है? सीए आपको वो इक्विप कर देता है, आपको वो हथियार दे देता है जिससे आप क्या ले सकते हो? अच्छे डिसीजंस। आगे बात समझ में? राजस्थान में भी जब बजट बनता है ना, तो कुछ सीए को भी बुलाया जाता है एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि they are the right person to take advice because they have knowledge on all the aspects। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा। सीए फाउंडेशन में सिर्फ कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? 4, क्योंकि ये फाउंडेशन है। इसके आगे आएगी इंटरमीडिएट, वहां पे आपको बिजनेस के हर एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे। अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, आपको कॉस्टिंग पढ़ाएंगे, कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट आएगा। एक आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, बिजनेस में करने पड़ते हैं ना सर, अरे हाँ है ना। एक आता है लॉ, बिजनेस में लॉज भी का भी तो काम होता है, लॉ की बातें माननी पड़ती है, लॉ के अनुसार काम करना पड़ता है, तो बिजनेस लॉज भी है। ऐसे ही एक सब्जेक्ट है आपका ऑडिटिंग। सर बड़ा बिजनेस है तो सर ऑडिट भी करानी पड़ेगी, ऑडिटिंग बहुत जरूरी है, सही है, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये भी एक सब्जेक्ट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सब है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी थोड़ी थोड़ी करके। टैक्स ये भी सिखाया जाएगा। तो एक सीए अपने आप में क्या होता है? एक ऐसा आदमी जिसको हर चीज के बारे में अच्छी खासी, आई वुड से नॉट, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो स्पेशलिस्ट होता है। आप लॉ के स्पेशलिस्ट थोड़ी बन जाओगे। वकील को ज्यादा लॉस पता होंगे, तुम्हें सिर्फ कौन से लॉस पता है? बिजनेस लॉस। हाँ, लेकिन बिजनेस वाले तो पता है ना सर। तो बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए क्या हो जाओगे आप? बहुत ज्यादा तैयार हो जाओगे। इसलिए तो एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बोल रहे बताओ ना यार, ऐसे क्या ये भी कोई क्वेश्चन की बात है क्या? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कि सर बिजनेस को कैसे एडमिनिस्टर करना है, चलाना है। और ज्यादातर लोग एमबीए करके इंडिया में क्या करते हैं? नौकरी। काय की डिग्री है वो? कि कैसे बिजनेस को चलाते हैं। असली में वो किसको करनी चाहिए? जिनको बिजनेस को चलाना है, जिनके बाप दादा का बिजनेस है, तो वो ये पहले यही होता था। पहले वो लोग ये डिग्री करते थे कि भाई बिजनेस को चलाने कैसे चलाते हैं, समझ रहे हो? तो वो करते थे। और हमारे देश में अब क्या हो रहा है? ये डिग्री करके लोग दूसरों के बिजनेस को चला रहे हैं। यार ये किसको चलाने के लिए है? खुद के बिजनेस चलाने के लिए होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे ही सीए भी करो, फिर क्या लोगे आप? अच्छे डिसीजंस लेने लग जाओगे। और डिसीजन मेकिंग तो करनी पड़ती है सर बिजनेस में। बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग गुड डिसीजंस। तो सर कौन कौन से बिजनेस में डिसीजन लेने होते हैं? अब सुनना, जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बिजनेस में हमको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए गए। नंबर 1, कौन कौन से डिसीजंस होते हैं बिजनेस में? शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस, क्या हमें इस बिजनेस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये डिसीजन लेते नहीं लेते हम? बोले नहीं सर ये तो लेते ही नहीं, हम तो चालू कर देते हैं फिर सोचते हैं। अरे ऐसे नहीं होता भाई, बिजनेस करने से पहले डिसीजन लेना पड़ता है। सोचते हैं हम कि क्या हमें वो बिजनेस सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस और नॉट? शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट, क्या कोई प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो बिफोर लॉन्चिंग सोचते नहीं सोचते कि क्या हमें ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं? तो बिजनेस में हम कौन कौन से डिसीजन लेते हैं? सर लेते तो बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ क्या एग्जाम्पल दिए हैं तो सुनना। If the firm decided on launching the product, which technique of production should be used? सर सामान को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? टेक्निक तो बहुत सारी होती है, सुना होगा आपने। एक होता है लेबर वाली, एक होता है ऑटोमेटिक, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो सर कौन सी वाली बेटर रहेगी? चूज करते ही नहीं करते, डिसीजन लेते नहीं लेते। एक एंटरप्रेन्योर लेते हैं ना डिसीजन, फिर और क्या डिसीजन लेता है एक एंटरप्रेन्योर? शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स? सर ये जो इनपुट्स हर सामान को बनाने में क्या लगते हैं? कंपोनेंट। तो सर ये कंपोनेंट हम खुद बनाएं या चाइना से उठा लाएं? होता है ऐसा? अरे हाँ है ना, खुद अपने मटेरियल खुद इनपुट्स बनाएं या आउटसोर्स कर ले कहीं और से? तो ये डिसीजन हमको लेना, बोलो, लेना पड़ता है। बिजनेस में तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनमें से एक कुछ है। सही बात है, बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा। हाउ शुड बी द ऑप्टिमम, हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट? ऑप्टिमम आउटपुट मतलब कितना हमको यूनिट्स बनानी चाहिए। मान लो तो चलो तुम्हारा मोबाइल बनाने का बिजनेस है, फैक्ट्री है, कितना बनाना चाहिए ये डिसाइड नहीं करोगे? बोले नहीं सर क्या डिसाइड करना, दमादम बनाते ही रहो।
ऐसा है क्या? अगर डिमांड कम हो गई तो, और तुम ज्यादा बना के बैठ गए तो लग जाएगी ना? लग जाएगी? क्या लग जाएगी? लंका, वाट लग जाएगी। सही है। तो फिर इसलिए डिसाइड किया जाता है ना सर पहले ही कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट, कितना बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए। सही है कि नहीं है? क्या प्राइस रखनी चाहिए, डिसाइड करते नहीं करते? करते हैं ना प्राइस डिसाइड। तो फिर ये डिसीजन लेना कौन सा डिसीजन है? बिजनेस डिसीजन। एक और एग्जांपल, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट। सर प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करें मार्केट में, क्या एडवर्टीजमेंट लगाएं, क्या मार्केटिंग टेक्नोलॉजी लगाएं, ऐश्वर्या से एडवर्टीजमेंट कराएं या उससे करीना कपूर से कराएं? सोचना पड़ता है ना। शाहरुख से कराएं, सलमान से कराएं, कैसे इसको लॉन्च करें, ऑनलाइन लॉन्च करें, फिजिकली लॉन्च करें, क्या करें, आईपीएल में लॉन्चिंग करें, डिसाइड करना पड़ता है ना सर। बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस। अच्छा, विच कस्टमर सेगमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन। रोल्स रॉयस किस पे फोकस करता है, मासेस पे या क्लासेस पे? तो अब उसने भी डिसाइड किया ना कि मुझे किस पे फोकस करना है। अरे आई या नहीं आई बात समझ में? सो इन एवरी बिजनेस वी हैव टू थिंक कि कौन से कस्टमर सेगमेंट पे फोकस करना है, किसको केटर करना है। आई कि नहीं आई बात समझ में? मारुति सुजुकी किसको फोकस करता है, टेस्ला किसको फोकस करता है? मासेस। टेस्ला जो गाड़ी आती है, टेस्ला की नॉर्मली जितनी भी गाड़ियां हैं, और वो जो कंपनी है वो उसका उसका विजन और ऑब्जेक्टिव बता देता हूं मैं आपको। मास मार्केट कार्स बनाता है वो, जो मासेस खरीदे। समझ रहे हो? जो अमीर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वाले, वो ईवी थोड़ी खरीदेंगे, उनके पास तेल की क्या कमी है, तेल का तो कुआं ही होगा उनके पास। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखिएगा, वो तो लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और ये सब खरीदते हैं ना। समझ में आई? तो याद रखिएगा। तो कस्टमर सेगमेंट भी डिसाइड करना पड़ता है कि किनको टारगेट करना है। विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड बी चोजन, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें मार्केटिंग के लिए। और आजकल तो बहुत जरूरी है मार्केटिंग। और कौन से टाइप की मार्केटिंग अब चल रही है, पहले तो अलग चलती थी। पहले चलती थी न्यूज़पेपर मीडिया मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया सुना होगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी पे एड्स आते थे, याद है? नापतोल.com आता था, वो आता है टीवी पे, आता नहीं था कमर्शियल्स। मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, उसके बाद मैंने ये बेल्ट लगाई और बेल्ट लगाने से मेरा वजन कम हो गया। फिर वो बोलता मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहा करता था, फिर मैंने लगाया ये ऑर्थो वाला तेल। तो आता है ना ऑर्थो, ऑर्थो आता है। काय पे आते थे, टीवी पे ऐड आता था ना, नापतोल.com, और वो आता था। समझ रहे हो? अब वो भी कम हो गया। अब किस पे होती है एडवर्टाइजिंग? डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स। समझ गए? पहले हम 2-2 लाख रुपए के ऐड देते थे न्यूज़पेपर में, 2 लाख 8 लाख रुपए का ऐड, फ्रंट पेज ऐड कितना जाता है? 8 लाख 16 लाख के जाते थे। एक दिन का बोल रहा हूं बेटा, ये दैट्स फॉर जस्ट वन डे। खैर हम तो सबसे कम करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, सबसे कम एडवर्टीजमेंट पे फोकस करते हैं, क्योंकि उसके बिना ही हो जाता है काम, ज्यादा करना नहीं पड़ता हमको। तो आप बात को समझो, ये डिसीजन हम बिजनेस में करते हैं नहीं करते? करते हैं। और लास्ट चीज है बेटा आज के लिए, कितना मार्केटिंग का बजट होना चाहिए। तो सर मैंने अभी आपको जो एग्जांपल्स लिए, ये सारे डिसीजंस हम कहाँ लेते हैं? बिजनेस में। और इसको लेने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? कई बार इकोनॉमिक्स का ज्ञान। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो अब पता है क्वेश्चन कैसा आ जाता है? क्वेश्चन आएगा ऐसा आ सकता है, ये पहला पॉइंट दे देगा, दूसरा दे देगा, तीसरा दे देगा, 3 तो सही, और एक चौथा लाइन घुसा देगा, व्हाट शुड बी द टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच आइडेंटिफाई दैट स्टेटमेंट जहां पर जो बिजनेस का डिसीजन नहीं है। तो अब बताओ क्या है आंसर? 4th वाला। क्योंकि सर देश में क्या टैक्स सिस्टम होगा ये हम बिजनेस में डिसाइड करते हैं क्या? ये नहीं, हम बिजनेस में अपने डिसीजंस लेते हैं, हमें मैक्रो के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। सही है कि नहीं है? हम सिर्फ किसका सोचते हैं? खुद के बिजनेस का। और ये टैक्स सिस्टम किसकी बात है सर? ये तो देश की है, ये हम थोड़ा ना सोचते हैं बिजनेस में। सो इट इज नॉट अ बिजनेस डिसीजन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आया? तो आपको ये वाले पता है, तो अगर इसके बाद जो कुछ अंश देगा वो काट दोगे ना आप, तो ये होता है। चलो, तो अब आपको पता ही है। बोलो सर ये तो इन 10 में से अगर कोई आया तो बढ़िया, नहीं आया तो काट देना। क्लियर है क्या? चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही है। इसका फोटो ले लो एक बार सब लोग। ये नहीं लिखा ना अभी आपने, इसलिए
तो बस रुक जाओ, दिख रहा है? क्लैरिटी से दिख रहा है क्या? ये लिखना है बस, यहां से लेके यहां तक, दैट्स इट। इसका फोटो ले लो और ये लिख के आना। मेन वर्ड्स, और वो ये भी रट्टा नहीं मारना, सिर्फ पहचानना है, ठीक है? कि क्या इस बिजनेस में होना चाहिए, क्या लॉन्च करना चाहिए, क्या क्या प्राइस रखनी चाहिए, क्या टेक्निक रखनी चाहिए, बस। कंपोनेंट्स खुद बनाएं या बाहर से खरीदें, समझ में आया सभी को? तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म। टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे।